नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। प्रिय विद्यार्थियों, इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश जीडीसी 2020 की परीक्षा के सभी 30 प्रश्नों को बड़े अच्छे ढंग से हल किया था। आज हम उत्तर प्रदेश जीडीसी 2017 के समान अध्ययन के प्रश्न पत्र को बड़े अच्छे ढंग से हल करेंगे। हमारे सामने पहला प्रश्न है। हमसे यह पूछा जा रहा है कि बताइए हमें कि शाही परिवार की राजकुमारी उबोल रत्ना अपने देश के निर्वाचन आयोग द्वारा देश की प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए अयोग्य घोषित कर दी गई। वह निम्नलिखित में से किस देश की है? हमसे ये पूछा ये जा रहा है प्रिय विद्यार्थियों कि शाही परिवार की एक राजकुमारी थी जिनका नाम था उबोल रत्ना। ठीक है, हुआ मामला ये कि उनके देश के जो निर्वाचन आयोग था ना, उन्हें देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। ठीक है, हमसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि उनका नाम उबुल रत्ना था या फिर हमसे ये पूछा जा रहा है कि वो किस देश की थी। ठीक है, हमसे ये पूछा जा रहा है किस देश की थी। अब देखिए, भूटान से थी, नेपाल से थी या थाईलैंड से थी या इनमें से कोई नहीं। तो प्रिय विद्यार्थी, इसका सही उत्तर होगा वह कहाँ से थी? वह थाईलैंड से थी। कहाँ से थी? थाईलैंड से थी। ठीक है, अगर हमसे एग्जामिनर यह पूछे प्रिय विद्यार्थियों की शाही परिवार की किस शाही परिवार की राजकुमारी, ठीक है, ऐसे पूछ ले कि शाही परिवार की राजकुमारी उबुल रत्ना अपने देश के निर्वाचन आयोग द्वारा देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए योग्य घोषित कर दी गई, वह निम्नलिखित में से किस देश की थी? ठीक है, तो थाईलैंड से थी। अब देखिए, व्याख्या को बड़े अच्छे ढंग से हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए हमसे ये कहा जा रहा है व्याख्या में कि शाही परिवार की राजकुमारी उबुल रत्ना थाईलैंड देश से संबंधित है। उन्हें थाईलैंड के निर्वाचन आयोग द्वारा देश की प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। वे राजा भूमिबोल अद्युलदेज की पुत्री है। किसकी पुत्री है वह? भूमिबोल अद्युलदेज की पुत्री है। ठीक है, अब देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है, करंट से प्रश्न। ठीक है, करंट से प्रश्न पूछा जा रहा है। हमसे कह रहे हैं कि बताइए जनवरी 2019 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित इस्माइल उमर गुलेह निम्नलिखित में से किस देश के नागरिक हैं? प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, पद्म विभूषण ऐसा सम्मान किसी जिसे जो है किसी अन्य देश के नागरिकों को भी दिया जा सकता है। ठीक है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए हमें कि जनवरी 2019 में, ठीक है, पद्म विभूषण दिया गया किसको? ठीक है, इस्माइल उमर गुलेह को दिया गया। लेकिन हमें ये बताइए कि वह किस देश के नागरिक हैं? क्या वह घाना के नागरिक हैं, सेनेगल के नागरिक हैं, जिबूती के नागरिक हैं या टोगो के नागरिक हैं? तो इसका सही उत्तर होगा वह जिबूती के क्या है? नागरिक हैं। वह जिबूती के नागरिक हैं। अगर एग्जामिनर हमसे पूछे कि इस्माइल उमर गुलेह जिनका संबंध भारत के पद्म विभूषण से है, वह किस देश से संबंधित है या किस देश के नागरिक हैं, तो प्रिय विद्यार्थियों आप बता दीजिएगा कि वह जिबूती के नागरिक हैं। ठीक है, अब देखिए व्याख्या को हम लोग देखा जाए, कह रहे जनवरी 2019 में, ठीक है, भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित इस्माइल उमर गुलेह जिबूती के नागरिक हैं। कहाँ के? जिबूती के नागरिक हैं। जनवरी 2023 में 6 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, जिसमें श्री बालकृष्ण दोषी, ठीक है, मरणोपरांत इनको मिला। जाकिर हुसैन को मिला। ठीक है, श्री एस एम कृष्णा को, श्री दिलीप लनबीश को, ठीक है, महालनबीश को, श्री श्रीनिवास वरदान को और श्री मुलायम सिंह यादव जी को मरणोपरांत मिला था। ठीक है, अब जैसे आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी को पद्म विभूषण का सम्मान किस वर्ष प्राप्त हुआ, तो आपको बताना होगा 2023 में। ठीक है, 2023 में। अब देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि भारत के हस्तकरघा एवं वस्त्र क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए 28 जनवरी 2019 को आर्टिजन स्पीक कार्यक्रम का आयोजन निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर किया गया? प्रिय विद्यार्थियों हमसे यह पूछा जा रहा है। देखिए अभी करंट से प्रश्न है। मतलब देखिए अगर हमको जीडीसी में सेलेक्ट होना है, हमको हायर में अगर सेलेक्ट होना है, ठीक है, तो हमको अपने करंट अफेयर पे पकड़ बनाना होगा। ठीक है, करंट अफेयर का बहुत बहुत ज्यादा भूमिका है। तो इसलिए जो है अभी अगर हम लोग गंभीरता को समझ जाए तो अभी हमारे पास वक्त है। ठीक है, अभी भी हमारे पास वक्त है क्योंकि हमारे पास फरवरी और मार्च का समय है। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं कि भारत के हर हस्तकरघा एवं वस्त्र क्षेत्र
को सुदृढ़ बनाने के लिए 28 जनवरी 2019 को आर्टिजन स्पीक कार्यक्रम का आयोजन निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर किया गया? क्या यह एलिफेंटा गुफाएं में किया गया, अहमदनगर में किया गया, जयपुर में किया गया या भीमबेटका में किया गया? तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको यह बताना होगा कि भारत के हस्तकरघा एवं वस्त्र क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए जो 28 जनवरी 2019 को आर्टिजन स्पीक कार्यक्रम हुआ था, उसका आयोजन एलिफेंटा गुफाएं, ठीक है, एलिफेंटा गुफाएं में किया गया। ये कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में है, मुंबई के निकट है, ठीक है, महाराष्ट्र में मुंबई के निकट स्थित है, ठीक है। अब देखिए व्याख्या को देखेंगे और यहीं पर याद करके चलेंगे। कभी हमसे ये पूछ ले कि बताइए एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित है, तो देखिए अगर हम ध्यान से पढ़े रहेंगे तो इस प्रश्न को सही कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्न ही ऐसे ही बनते हैं। अब देखिए कह रहे हैं भारत के हस्तकरघा एवं वस्त्र क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए 28 जनवरी 2019 को आर्टिजन स्पीक कार्यक्रम का आयोजन यूनेस्को विश्व विरासत स्थल एलिफेंटा गुफाओं में किया गया। एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र में मुंबई के निकट है, ठीक है। कहाँ है? महाराष्ट्र में मुंबई के निकट है। प्रिय विद्यार्थियों, हमसे देखिए यह रिपीट प्रश्न है, यह रिपीट प्रश्न है, बस थोड़ी सी प्रकृति बदली हुई है, नहीं तो यह रिपीट प्रश्न हमसे ये पूछा जा रहा है प्रिय विद्यार्थियों कि एसिटिक अम्ल का संबंध किससे है, ठीक है। लैक्टिक अम्ल का जो स्रोत है वो क्या है, ब्यूट्रिक अम्ल का जो स्रोत है वो क्या है, ठीक है, साइट्रिक अम्ल का जो स्रोत है वह क्या है। और हमसे पूछा जा रहा है कि सूची एक को सूची दे से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। अब देखिए एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल का संबंध किससे है? ठीक है, सिरका से। किससे है? सिरका से है। चलिए ठीक है। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल का संबंध किससे है? तो लैक्टिक अम्ल का संबंध प्रिय विद्यार्थियों दूध से है, ठीक है। अगर हमसे पूछे ब्यूटेरिक अम्ल का संबंध किससे है, तो ब्यूटेरिक अम्ल का जो संबंध है वह मक्खन से है, ठीक है। ब्यूटेरिक अम्ल का संबंध किससे है? मक्खन से है। साइट्रिक अम्ल से पूछे कि का स्रोत क्या है, तो इसका स्रोत क्या है? नींबू है, ठीक है। अब देखिए पहले का तीसरा दो विकल्प हमारे पास है, दो विकल्प समाप्त हो गए, ठीक है। आधी लड़ाई हम लोग जीत चुके हैं। अब देखिए कह रहा है लैक्टिक अम्ल का संबंध दूध से है, चलिए ठीक है, अभी भी लड़ाई जारी है। फिर देखिए ब्यूट्रिक अम्ल का संबंध प्रिय विद्यार्थियों मक्खन से है और हमारा दूसरा विकल्प, ठीक है, एक ऑटो से आगे चल रहा है। अब देखिए साइट्रिक अम्ल की बात करें तो साइट्रिक अम्ल नींबू है। अब देखिए हमारा जो है दूसरा विकल्प दो ऑटो से आगे चल रहा है, अतः यह जो है विजयी घोषित हो गया। हमारा बी विकल्प अर्थात बी विकल्प सही हो गया है। आइए व्याख्या पर थोड़ी सी बात करते हैं। कह रहे हैं कि एसिटिक अम्ल का जो स्रोत होता है वह सिरका है, लैक्टिक अम्ल का स्रोत दूध है, ब्यूट्रिक अम्ल का स्रोत मक्खन है, साइट्रिक अम्ल का स्रोत नींबू है, ठीक है। अब देखिए हमसे ये पूछा जा रहा है प्रिय विद्यार्थियों कि निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक मछली नहीं है, ठीक है। हमारे संस्कार में क्या है, हमको निगेटिव दिखेगा, ठीक है, तो हम तुरंत उसको बाहर निकालेंगे और ऐसे लिख देंगे, ठीक है। हमसे पूछा ये जा रहा है कौन वास्तविक मछली का, ठीक है, वास्तविक मछली नहीं है। रैट फिश, ठीक है, कैट फिश, डॉग फिश, जेली फिश, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है कौन वास्तविक मछली नहीं है, तो जेली फिश क्या है? वास्तविक मछली नहीं है, ठीक है। अब देखिए व्याख्या को देखते हैं। कह रहे हैं दिए गए विकल्पों में जेली फिश वास्तविक मछली नहीं है। इसके अतिरिक्त स्टार फिश, सिल्वर फिश, कटल फिश, हेग फिश, डेविल फिश, क्रे फिश आदि भी वास्तविक मछली नहीं है। रेड फिश, कैट फिश, डॉग फिश, गोल्ड फिश आदि वास्तविक मछली है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न विद्यार्थी हमसे पूछा ये जा रहा है कि कठोर व्यायाम की अवधि में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन पेशियों में चयापचय उप उत्पाद के रूप में होता है। फिर विद्यार्थियों हमसे पूछा जा रहा है कि कठोर व्यायाम की अवधि में, ठीक है, निम्नलिखित में से किसका उत्पादन पेशियों में चयापचय उप उत्पाद के रूप में होता है, ठीक है। टर्म पर ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछा जा रहा है, पुनः प्रश्न को सुनिए। हमसे पूछा ये जा रहा है प्रिय विद्यार्थियों कि कठोर व्यायाम की अवधि में, ठीक है, निम्नलिखित में से किसका उत्पादन पेशियों में चयापचय उप उत्पाद के रूप में होता है? क्या ग्लाइकोजन का होता है, प्रोटीन का होता है, वसा का होता है या लैक्टिक अम्ल का होता है? तो लैक्टिक अम्ल का होता है, ठीक है। पुनः प्रश्न सुनेंगे और उत्तर सुनेंगे, याद करने का प्रयास करेंगे। हमसे पूछे कि कठोर व्यायाम की अवधि में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन पेशियों में चयापचय
उप उत्पाद के रूप में होता है, तो इसका सही उत्तर होगा लैक्टिक अम्ल का। ठीक है, अब देखिए व्याख्या देखते हैं हम लोग। व्याख्या बहुत अच्छे ढंग से हमसे बताया ये जा रहा है कि कठोर व्यायाम की अवधि में लैक्टिक अम्ल का उत्पादन पेशियों में चयापचय उप उत्पाद के रूप में होता है। लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण ही हम मांसपेशियों में दर्द का क्या करते हैं, अनुभव होता है हमें। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न हमसे ये पूछा जा रहा है 7 नंबर का प्रश्न। पूरे विद्यार्थियों हमसे ये कह रहे हैं कि 7 नंबर का प्रश्न है, हमसे यह बताया जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो विद्यार्थियों हमें यह बताया जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करिए और हमको फिर सही उत्तर भी बताइए। ठीक है, बस हम प्रश्न देंगे। अब देखिए कह रहे हैं विकल्प ए में कि वर्ण रंग वर्णांधता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होती है। रंग वर्णांधता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होती है। रतौंधी वृद्ध जनों को होती है, युवाओं को नहीं। ठीक है, अब देखिए इस पे आप तो वैसे विचार कर लीजिए। ठीक है, विटामिन ए की कमी हुई तो रतौंधी होगी, तो क्या केवल वृद्ध जनों को रतौंधी होगी, युवाओं को नहीं? ठीक है, तो यह तो गलत हो गया। लेकिन विकल्प ए जो है ना कि रंग वर्णांधता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होता है, मतलब पुरुषों में अगर रंग वर्णांधता की बात करें तो अधिक होता है। ठीक है, किसकी अपेक्षा, स्त्रियों की। यह बात सही है। ठीक है, विकल्प ए क्या है, सही है। अब देखिए हम लोग विकल्प में दे दें। कह रहे हैं विकल्प ए में केवल एक, केवल बी, केवल ए और बी दोनों, ना तो ए ना ही बी। तो इसका सही उत्तर होगा क्या, केवल ए, केवल ए। आइए व्याख्या को पढ़ते हैं। हमसे बताया जा रहा है कि रंग वर्णांधता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होती है। इसे लाल हरा अंधापन या डैल्टोनिज्म भी कहते हैं। यह रोग प्रायः पुरुषों में पाया जाता है तथा स्त्रियों की भूमिका रोग की जीनी वाहकों के रूप में होती है। रतौंधी युवाओं को भी होती है। रतौंधी रोग शरीर में विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए के प्रमुख स्रोत हरी सब्जियां हैं, गाजर है, यकृत है, मछली का तेल है, इत्यादि है। ठीक, हमसे अगर पूछे कि बताइए विटामिन ए का जो है स्रोत क्या क्या है, ठीक है, तो हरी सब्जियां तो भाई सब जान लीजिए तो सब चीज में रहती है। ठीक है, गाजर हो गया, यकृत हो गया, मछली का तेल भी जो विटामिन ए का स्रोत है। और अब देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, अच्छा एक चीज हम लोगों ने निष्कर्ष जान लिया कि जो रंग वर्णांधता होती है पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, अब देखिए इसे लाल हरा अंधापन या डेल्टोनिज्म भी कहते हैं। देखिए अब अगला प्रश्न हमसे फिर से कथन और कारण से पूछा जा रहा है कि हमको ये बताइए कि ध्वनि तरंगों में ध्रुवण नहीं होता है। ठीक है, फिर हमसे पूछा जा रहा है कि ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। कारण दिया जा रहा है कि जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो क्या अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ठीक है, अब देखिए यही शब्दावली में हेर फेर कर दिया गया। ठीक है, ध्वनि तरंगे हमें पता है कौन सी तरंगे होती हैं, यह अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ठीक है, ध्वनि तरंगे अगर आपसे पूछे, ठीक है, तो अनुदैर्ध्य नहीं याद आ रहा है तो इसका ध ध्यान रखिए और इस ध्वनि का ध ध्यान रखिए। प्रिय विद्यार्थियों आपको प्रश्न सही करना है, आपको विद्वान नहीं बनना है। ठीक है, आप पुनः इस बात को समझिए कि अगर हमसे पूछे ध्वनि तरंगे किस पे होती हैं, तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ठीक है, अगर हमसे पूछे ध्वनि तरंगों में ध्रुवण नहीं होता है, तो भाई साहब बात एकदम सही है कि ध्वनि तरंगों में ध्रुवण नहीं होता है। ठीक है, ध्वनि तरंगों में ध्रुवण नहीं होता है। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो गया? ठीक है, विकल्प हमारा सी सही हो गया कि ए सत्य है परंतु बी असत्य है। आइए व्याख्या को देखते हैं। हमसे कहा जा रहा है कि ध्वनि तरंगों में ध्रुवण नहीं होता है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग की उदाहरण है। किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग के संचरित होने पर यदि माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के जब समानांतर कंपन करते हैं तो उस तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ध्वनि तरंग के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रिय विद्यार्थियों ध्वनि तरंग के संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ध्वनि तरंग के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमारे सामने 9 नंबर का प्रश्न है। हमसे प्रिय विद्यार्थियों एग्जामिनर यह पूछ रहे हैं कि बताइए पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी लगभग। ठीक है, अब ऐसे प्रश्न ना समझ जाइए कि देखन में चोट लगी घाव करे गंभीर। ठीक है, गलत होने की ढेर सारी संभावनाएं होती हैं। ठीक है, देखिए कह रहे हैं पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी लगभग
3.0 बिलियन वर्ष पहले, या 3.5 बिलियन वर्ष पहले, या फिर 4.0 वर्ष बिलियन पहले, ठीक है, बिलियन वर्ष पहले, या 4.5 बिलियन वर्ष पहले। तो आपको ध्यान देना होगा, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी 3.5 बिलियन वर्ष पहले। ठीक है, पुनः ध्यान देंगे, अगर हमसे पूछे कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, हमसे ध्यान दीजिएगा, शब्दावलियों पर ध्यान दीजिएगा, कभी प्रश्न ऐसे बदल देगा और हमको दिखेगा वही 3.5 बिलियन वर्ष पहले। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए, हमसे पूछे कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी लगभग, तो जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी? 3.5 बिलियन वर्ष पहले। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या? बी सही है। देखिए, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग 3.5 बिलियन वर्ष पहले हुई थी। पृथ्वी की आयु अगर पूछे तो प्रिय विद्यार्थी उसका सही उत्तर होगा 4.6 बिलियन वर्ष मानी जाती है। ठीक है, पुनः ध्यान देंगे, अगर हमसे एग्जाम में पूछे कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी, तो आपको तुरंत लिख के कॉपी में बता दीजिएगा कि 3.5, ठीक है, बिलियन, ठीक है, बिलियन वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, बिलियन वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न प्रिय विद्यार्थी हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से हिंद महासागर में कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है? प्रिय विद्यार्थी हमसे यह पूछा जा रहा है कि जो निम्नलिखित क्षेत्रफल है, ठीक है, निम्नलिखित में से जो निम्नलिखित 4 विकल्प मैं दे रहा हूं उसमें से आप बताइए, हमें हमें यह बताइए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हिंद महासागर में कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है? ठीक है, क्या वह जंजीबार द्वीप है, ठीक है, सेशल्स द्वीप है, या फिर सी ऑप्शन मेडागास्कर मेडागास्कर द्वीप है, मेडागास्कर द्वीप है, या फिर डी ऑप्शन में मॉरिशस द्वीप है। तो प्रिय विद्यार्थियों आपको यह जान के, ठीक है, आश्चर्य होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हिंद महासागर में कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है? तो मेडागास्कर द्वीप है। कौन सा द्वीप है? मेडागास्कर द्वीप है। तो इसका उत्तर क्या होगा? अगर हमसे एग्जामिनर पूछे किस क्षेत्रफल की दृष्टि से हिंद महासागर में कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है, तो आप उसको बताइएगा, आप एग्जामिनर को बताइएगा कि मेडागास्कर हिंद महासागर में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप है। आपसे अगर एग्जामिनर ये पूछे कि बताइए हमको कि पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी, तो आपको बताना होगा 3.5 बिलियन वर्ष पहले हुई थी। अगर आपसे पूछे कि कठोर व्यायाम की अवधि में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन पेशियों में चयापचय उप उत्पाद के रूप में होता है, तो आपको बताना होगा लैक्टिक अम्ल का जो उत्पादन होता है पेशियों में चयापचय उप उत्पाद के रूप में होता है। अगर आपसे एग्जाम में यह पूछे कि कौन सी एक वास्तविक मछली नहीं है, तो बताइएगा जेली फिश वास्तविक मछली नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगला, ठीक है, इसकी व्याख्या को पढ़ के हम अगले प्रश्न पर आते हैं। हमसे पूछा ये जा रहा है प्रिय विद्यार्थियों कि मेडागास्कर, देखिए इसका उत्तर सी सही है। ठीक है, मेडागास्कर जो है क्या है? मेडागास्कर क्षेत्रफल की दृष्टि से हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, अब देखिए मेडागास्कर क्षेत्रफल की दृष्टि से हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है। मेडागास्कर का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, मेडागास्कर का क्षेत्रफल कितना है, तो हम ध्यान देंगे मेडागास्कर का क्षेत्रफल 5,87,713 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। ठीक है, ध्यान देंगे हम हिंद महासागर के कहाँ अवस्थित है, तो दक्षिण पश्चिम में। इसके पूर्व में क्या है? मॉरिशस है, तथा पश्चिम में अफ्रीका की मुख्य भूमि से लगा मोजाम्बिक देश अवस्थित है। प्रिय विद्यार्थियों यह देखिए प्रश्न कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इससे तो प्रश्न आता ही है, बस हमें यहीं पर याद कर लेना है। कभी पूछेगा आपसे कि बताइए कि मकर रेखा को कौन सी जो है रेखा दो बार, मकर रेखा कौन सी नदी दो बार काटती है? ठीक है, आपसे पूछेगा कि भारत में कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार में काटती है, लेकिन यहाँ हमसे पूछा ये जा रहा है प्रिय विद्यार्थियों कि बताइए बताइए हमें कि कौन निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अपने बहाव में भूमध्य रेखा को दो बार काटती है? ठीक है, भूमध्य रेखा को दो बार काटती है अपने बहाव में। ठीक है, तो अफ्रीका अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है कांगो। ठीक है, कांगो 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 जो नदी है अपने बहाव में क्या करती है? अपने बहाव में भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। कितनी बार? दो बार काटती है। प्रिय विद्यार्थियों अगर हमसे एग्जामिनर पूछे कि बताइए हमें निम्नलिखित नदियों में से
कौन सी नदी अपने बहाव में भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? क्या वह नील नदी है, कांगो नदी है, नाइजर नदी है या अमेजन नदी है? तो आपका सही उत्तर होगा कांगो नदी है। कौन सी नदी है? कांगो नदी है। ध्यान दीजिए, अगर पूछे भारत में कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो तुरंत बताइएगा माही वे माही। ठीक है, ठीक है, माही माही। ठीक, माही नदी क्या करती है? तो प्रिय विद्यार्थियों, माही नदी भारत में भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपसे एग्जाम में यह पूछे कि वह कौन सी नदी है जो अपने बहाव में मकर रेखा को 2 बार काटती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो प्रिय विद्यार्थियों आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, आपको ध्यान देना होगा कि मकर रेखा को 2 बार काटती है कौन? लिम्पोपो। देखिए, इसमें भी माँ है और इसमें भी माँ है, यहाँ से आप पकड़ सकते हैं। लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार काटती है। आपसे पूछे कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, तो प्रिय विद्यार्थियों आप बता दीजिएगा कि सबसे लंबी नदी नील है। ठीक है, नील नदी है। अब देखिए, हमसे अगला प्रश्न पूछा ये जा रहा है कि हमको ये बता दीजिए कि निम्नलिखित में से भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान IIRS निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ठीक है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि हमको ये बता दीजिए कि IIRS कहाँ स्थित है? क्या यह देहरादून में है, अहमदाबाद में है, हैदराबाद में है या फिर नागपुर में है? तो प्रिय विद्यार्थियों, यह देहरादून में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? तो IIRS की स्थापना 1966 ईस्वी में हुई। अगर हमसे एग्जाम में यह पूछे कि भारत सुदूर संवेदन संस्थान, ध्यान दीजिएगा, अगर हमसे एग्जाम में यह पूछे कि भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान IIRS का मुख्यालय यह कहाँ, ये किस शहर में स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा यह देहरादून में स्थित है और इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में हुई थी। प्रिय विद्यार्थियों, पुनः सुनिए और याद करिए, मेरे साथ बोलिए कि भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान IIRS निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो आप तुरंत बोलिए कि यह तो देहरादून में स्थित है। ठीक है, देहरादून में स्थित है। अब देखिए, हम लोग प्रश्न की व्याख्या को देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1966 में हुई थी। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो, ठीक है, अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत है। अब देखिए, हमसे ये पूछा जा रहा है कि ओपेक, ठीक है, ओपेक का स्थापना कब हुआ? ठीक है, ओपेक की स्थापना कब हुई? ये नहीं पूछा जा रहा है कि इसका मुख्यालय वियना में है कि ऑस्ट्रिया, कोई मतलब नहीं उसको। वो पूछ रहा है कि हमको बताइए कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक, ठीक है, ये क्या है? जो पेट्रोलियम निर्यात करते हैं उन्हीं देशों का संगठन है यह। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कौन कौन, तो नाइजीरिया, सऊदी अरब, ठीक है, UAE, ये सब क्या है? ये सब देखिए निर्यातक हैं किसके? पेट्रोल के। अब देखिए, कह रहा है किस वर्ष में हुई थी। ठीक है, हमसे पूछे कि ओपेक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ठीक है, ओपेक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्या 1955 में, 1960 में, 1965 में या 1970 में? तो प्रिय विद्यार्थियों, 1960 में हुई थी। अगर एग्जामिनर हमसे पूछे, प्रिय विद्यार्थियों, हमसे एग्जामिनर यह पूछे कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आपको बताना होगा ओपेक की स्थापना 1960 में 1960 ईस्वी में हुआ था। प्रिय विद्यार्थियों, पुनः प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे और यही याद करके जाएंगे। अगर हमसे एग्जाम में यह पूछे कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों अर्थात ओपेक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1960 ईस्वी में हुई थी। अगर हमसे एग्जाम में पूछे कि बताइए इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो आप उसके कान में बोलिएगा धीरे से कि कब हुई थी? 1985 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अब देखिए व्याख्या को देखते हैं हम लोग। बहुत अच्छी व्याख्या। हमसे कह रहा है कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक का स्थापना वर्ष 1960 में हुआ। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसका मुख्यालय कहाँ है? यह बहुत महत्वपूर्ण, इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, ऑस्ट्रिया, वियना। अब देखिए, वर्तमान में 12 देश हैं। अल्जीरिया है, कांगो है, इक्वेटोरियल गिनी है, गैबोन है, ईरान है, इराक है, कुवैत है, लीबिया है, नाइजीरिया है, सऊदी अरब है और संयुक्त अरब अमीरात है और वेनेजुला जो है ओपेक के सदस्य हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान देंगे, अगर हमसे एग्जामिनर यह पूछे कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। अगर हमसे एग्जामिनर यह पूछे कि बताइए वो कौन कौन से 12 देश हैं, तो आपको बताना होगा कि अल्जीरिया, कांगो,
इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, वेनेजुला ओपेक के सदस्य हैं। कह रहे हैं कि नोट 1 जनवरी 2024 को अंगोला इस संगठन से बाहर हो गया है। ठीक है, अंगोला क्या हुआ? अब देखिए ये इंपॉर्टेंट हो गया, अगर कोई देश बाहर निकल रहा है, 24 का मामला है और 25 में हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का परीक्षा है, तो हमें यह ध्यान देना होगा कि अंगोला अगर बाहर निकला है तो अंगोला को आप अपने दिल में बसा लीजिए। ठीक है, प्रश्न बन सकता है। ठीक है, अंगोला। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रिय विद्यार्थियों हमारे सामने प्रश्न है, हमसे पूछा ये जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों हमसे एग्जामिनर यह पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है? क्या अनुच्छेद 320 से, अनुच्छेद 315 से, अनुच्छेद 322 से या अनुच्छेद 317 से? तो प्रिय विद्यार्थियों आपको यह बताना होगा कि यूपीएससी के चेयरमैन को अर्थात यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को, ठीक है, अनुच्छेद 317 के द्वारा आप हटा सकते हैं। ठीक है, 317 के द्वारा हटाया जा सकता है। अब देखिए व्याख्या पढ़ते हैं, बहुत अच्छी व्याख्या है। हमसे कहा ये जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 317 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को केवल कदाचार के आधार पर अनुच्छेद 317 के द्वारा हटाया जा सकता है। फिर विद्यार्थियों यहीं पर याद करके जाइए, अगर आपसे पूछे कि यूपीएससी के चेयरमैन को हटाना और उनके सदस्यों को हटाना संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आप बता दीजिएगा कि 317 अनुच्छेद 317 के अंतर्गत ये सारी चीजें बताई गई है। ठीक है, अगला प्रश्न हमसे यह पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसको अपना त्याग पत्र देते हैं? फिर विद्यार्थियों हमसे पूछा यह जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति अपना जो त्याग पत्र है वो किसे देते हैं? क्या क्या वह भारत के मुख्य न्यायाधीश को त्याग पत्र देते हैं, या फिर लोकसभा के अध्यक्ष को, या फिर भारत के प्रधानमंत्री को, या फिर भारत के उपराष्ट्रपति को तथा लोकसभा के अध्यक्ष को इसकी सूचना देते हैं? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। और सूचना किसे देते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष को। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष को। तो इस हिसाब से हमारा विकल्प डी सही हो गया, विकल्प डी सही हो गया। ठीक है, व्याख्या को देखते हैं। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है, अनुच्छेद 56 के तहत। ठीक है, हमसे ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को संबोधित त्याग पत्र की सूचना उसके द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को तुरंत दी जाती है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न हमसे यह पूछा जा रहा है कि बताइए हमें इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की प्रमुखतः पहल निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा की गई? ठीक है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि हमें यह बताइए कि इंडिया, ठीक है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की प्रमुखता पहल निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा की गई? ठीक है, तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की पहल जो है क्या नीति आयोग के द्वारा हुई, सेबी के द्वारा हुई, ठीक है, आरबीआई के द्वारा हुई, या सीएसओ के द्वारा हुई? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की पहल नीति आयोग के द्वारा हुआ। ठीक है, अगर हमसे एग्जाम में पूछे कि बताइए इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की प्रमुखता पहल निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा हुई, तो आपको बताना होगा कि नीति आयोग द्वारा हुआ। ठीक है, तो विकल्प ए हमारा सही हो गया, विकल्प ए क्या हो गया? सही हो गया। अब देखिए हमसे ये पूछा जा रहा है कि हमें ये बताया जा रहा है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की प्रमुखता पहल नीति आयोग द्वारा की गई। किसके द्वारा? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की जो पहल थी वह नीति आयोग के द्वारा की गई। इस अध्ययन में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नवाचार परिवेश पर गौर किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य एक ऐसा समग्र टूल या साधन बनाना है जिसका उपयोग देश भर में के नीति निर्माता उन चुनौतियों की पहचान करने में कर सकते हैं जिनका सामना किया जाना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न से यह पूछा जा रहा है प्रिय विद्यार्थियों कि स्वतंत्रता के बाद भारतवर्ष में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा की गई? ठीक है, आप हमें ये बताइए कि भारत में वित्तीय आपात की घोषणा कितनी बार की गई? क्या 1 बार, 2 बार, 4 बार? कभी नहीं। प्रिय विद्यार्थियों शब्द पे ध्यान दीजिए, वित्तीय आपात की बात कर रहे हैं ना कि आपातकाल की। वित्तीय आपात तक तो अभी तक भारत में एक भी बार नहीं लगा, तो इसका सही उत्तर होगा कभी नहीं। आइए अब हम लोग बात करते हैं कि वित्तीय आपात क्या है, ठीक है, किस अनुच्छेद में है। तो देखिए स्वतंत्रता के बाद भारतवर्ष में अभी तक
कभी भी वित्तीय आपात की घोषणा नहीं की गई। संविधान में आपात उपबंध का वर्णन भाग 18 में है। देखिए ये महत्वपूर्ण है कि आपात उपबंध कहाँ है, भाग 18 में है। ठीक है, तीन प्रकार के आपातों की चर्चा आप देखिए। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, ठीक है, हमसे कह रहे हैं अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपात की घोषणा करता है। ठीक है, मान लीजिए युद्ध हो गया, बाह्य आक्रमण हो गया, कोई आक्रमण कर दिया, ठीक है, सशस्त्र विद्रोह हो गया, तो उस समय क्या है, राष्ट्रपति 352 अनुच्छेद को प्रभावी करेगा और आपातकाल की घोषणा करेगा। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में संविधानिक, ठीक है, तंत्र विफल हो जाने की दशा में, मान लीजिए कि कोई राज्य है और क्या है, वो चल नहीं पा रहा भाई साहब, स्थिति एकदम बिगड़ रही है उस राज्य की, तो उस स्थिति में 356 के, ठीक है, अनुच्छेद 356 के अनुसार क्या होगा, आपातकाल लगेगा। लेकिन देखिए वित्तीय आपात 360 रुपए, ठीक है, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है। ठीक है, 360 के तहत क्या होती है, वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे सामने 18 नंबर का प्रश्न हमसे पूछा ये जा रहा है कि वह सारणी जो अंकों को तथा उनकी होने की बारंबारता को दर्शाती है वह कहलाती है। हमसे ये पूछा जा रहा है प्रिय विद्यार्थियों कि वह सारणी जो अंकों को, ठीक है, किसको, अंकों को, और क्या, इन अंकों की बारंबारता को, ठीक है, बार बार जो आते हैं उनकी दर्शाता है। ठीक है, उनकी होने की बारंबारता को दर्शाता है। मान लीजिए चार 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 ऐसे बारंबारता को दर्शाता है, तो क्या उसको आप आंकड़ा आंकड़ा ठीक है, आंकड़ा सारणी कहेंगे, अंकों की सारणी कहेंगे, या फिर उसे आवृत्ति विवरण सारणी कहेंगे, या फिर उसे आप सांख्यिकी सारणी कहेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, वह सारणी जो अंकों को तथा उनके होने वाली बारंबारता को दर्शाती है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें आवृत्ति विवरण सारणी कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, आवृत्ति विवरण सारणी कहते हैं। क्या कहते हैं, आवृत्ति विवरण सारणी कहते हैं। पुनः ध्यान से सुने, वह सारणी जो अंकों को तथा उनके होने की बारंबारता को दर्शाती है उन्हें आवृत्ति विवरण सारणी कहते हैं। क्या कहते हैं, आवृत्ति विवरण सारणी कहते हैं। अब देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न हमसे पूछा ये जा रहा है कि निम्नलिखित अंकों पर विचार कीजिए तथा नीचे नीचे दिए गए कूट से विलुप्त संख्या का सही उत्तर दीजिए। ठीक है, अब देखिए आप, ये हमें दो ऑप्शन दे रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि 5, 10, 7, 75, 3, 6, और यहाँ पूछ रहे हैं कि यहाँ क्या होगा ये बताइए। ठीक है, अब आप इन तीनों को जोड़िए, क्या 75 आ रहा है। ठीक है, मान लीजिए 10, 5, 15 हो गया और 60 कितना हो गया, 75 हो रहा है। ठीक है, अब आप इन तीनों को जोड़ लीजिए, जो आए, मान लीजिए 6, 3, 9 और 36, तो 45 आ गया, तो आपका आंसर क्या होगा, 45 होगा। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा, 45 होगा, बस डरना नहीं हमें। अब देखिए क्या कह रहे हैं, प्रथम स्थिति में 7, 5 एवं 10 का योग 75 होता है। दूसरी स्थिति में फिर उसी तरह 36, 3, 6 इसका योग कितना, 45 होगा। तब विलुप्त हुई संख्या कितनी है, विलुप्त हुई संख्या कितनी है, 45। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे हमसे ये पूछा जा रहा है प्रिय विद्यार्थियों कि हमको ये बताइए कि 5 लोगों का औसत भार 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। ठीक है, हमसे कह रहे हैं कि 5 लोगों का जो औसत भार है कितना बढ़ जाता है, 5 लोगों का, ठीक है, 5 लोगों का औसत भार कितना बढ़ जाता है, 5 लोगों का औसत भार कितना बढ़ जाता है, 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक है, कह रहे हैं कि जब एक व्यक्ति जिसका भार 60 किलोग्राम था उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। ठीक है, अब देखिए हमसे ये कह रहे हैं कि 60 किलोग्राम का एक व्यक्ति था। ठीक है, अब उसके स्थान पे क्या हो रहा है, 60 किलोग्राम का एक व्यक्ति था, उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ गया। ठीक है, एक नया व्यक्ति आ गया। अब हमसे पूछ रहे हैं कि इस नए व्यक्ति का भार कितना होगा। ठीक है, तो भार में कुल वृद्धि वृद्धि ज्ञात कर लिया जाए तो हमारा प्रश्न हल हो जाएगा। अब मान लीजिए भार में कुल वृद्धि, तो 5 लोगों का औसत आयु कितना है, 2 किलोग्राम है। ठीक है, 2 किलोग्राम है, तो 5 गुणे 2, 2 किलोग्राम, तो कितना हो जाएगा, यह 10 किलोग्राम हो गया। अब 60 किलोग्राम में 10 किलोग्राम जोड़ दिया जाए तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 60 किलोग्राम। मान लीजिए 60 किलोग्राम का व्यक्ति गया था, 10 क्या है, औसत आयु में कुल भार में वृद्धि कितना हो रहा है, 10 किलोग्राम का। ठीक है, तो 10 जोड़ दीजिए और क्या, 70 किलोग्राम इसका सही आंसर हो जाएगा। विकल्प डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहे हैं, हमसे ये पूछ रहे हैं कि प्राचीन समय में, हमसे पूछ रहे हैं कि बताइए प्राचीन समय में निम्नलिखित ब्राह्मण परिवारों में से किसका
किस परिवार ने समसामयिक शासकों को पराजित किया था और अपना प्रभुत्व स्थापित किया। ठीक है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि प्राचीन समय में निम्नलिखित ब्राह्मण परिवारों में से किस परिवार ने समसामयिक शासकों को पराजित किया तथा अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, टर्म पे देखिए, कह रहा है प्राचीन समय में, प्राचीन समय की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक ब्राह्मण परिवार था। ठीक है, वो क्या किया, ब्राह्मण परिवारों में से किस परिवार ने समसामयिक शासकों को क्या कर दिया, पराजित कर दिया और अपना प्रभुत्व स्थापित किया। अंगीरस, अत्रि, भृगु या पुलस्त्य। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, भृगु। भृगु ने क्या किया, भृगु ने प्राचीन समय में, ठीक है, समसामयिक शासकों को पराजित किया और अपना प्रभुत्व स्थापित किया। भृगु ऋषि महान सप्त ऋषि समूह के सदस्य थे। उनके वंशज जमदग्नि पुत्र परशुराम द्वारा समकालीन शासकों को पराजित करने का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में प्राप्त होता है। ठीक है, अब हमसे ये पूछा जा रहा है, देखिए बुक से प्रश्न आ गया, और हायर में अगर यूपी के हायर एजुकेशन में देखिए जो अशासकीय असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होती है, ये तो लोक सेवा आयोग कराती है, वो यूपी हायर एजुकेशन कराती है, तो उसमें तो एक बुक का नाम तो फिक्स था। अब देखिए जीडीसी में बुक का नाम पूछ लिया, हमसे पूछ रहे हैं कि द प्रॉब्लम्स ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक कौन लिखा था। क्या इसको जेनिफर लॉरेंस ने लिखा था, ठीक है, या फिर लॉर्ड लिटन ने लिखा था, लॉर्ड कर्जन ने लिखा था, या विंस्टन चर्चिल ने लिखा था। तो द प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट पुस्तक किसने लिखा था, कर्जन ने लिखा था। कर्जन का संबंध किससे है, कर्जन का संबंध किससे है, क्या बंगाल के विभाजन से है, आप कमेंट करके बताएंगे। अब देखिए अगर हमसे यह पूछे कि द प्रॉब्लम्स ऑफ द ईस्ट पुस्तक नाम के लेखक कौन है, द प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट पुस्तक नाम के लेखक कौन है, तो कर्जन है। कौन है, कर्जन है। कौन है, कर्जन है, तो विकल्प सी सही हो गया। कह रहे हैं दी प्रॉब्लम्स ऑफ द ईस्ट, पुनः ध्यान दीजिए, एकदम मन से सुनिए बात को। हमसे कहे अगर दी प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपके चेहरे पर, आपके मस्तिष्क में यह उत्तर बूझना चाहिए कि द प्रॉब्लम ऑफ ईस्ट पुस्तक के लेखक कर्जन है। द प्रॉब्लम ऑफ ईस्ट पुस्तक के, द प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट पुस्तक के लेखक लॉर्ड कर्जन है। अब बात करें, यह जार्ज कर्जन है, पुस्तक के लेखक जार्ज कर्जन थे। यह पुस्तक 1894 में प्रकाशित हुई। अब देखिए 1899, अब देखिए आपसे पूछ ले कि लॉर्ड कर्जन, ठीक है, कब से कब तक क्या थे, भारत के वायसराय, तो कह रहे हैं कि 1899 से 1905 तक वे लॉर्ड कर्जन के नाम से भारत के वायसराय रहे। ठीक है, 1800, अब मान लीजिए बंगाल के विभाजन में पूछ ले कौन से कर्जन संबंधित थे, तो लॉर्ड कर्जन संबंधित थे। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछा जा रहा है प्रिय विद्यार्थियों कि निम्नलिखित राज्यों में से बाघ गुफाएं किसमें स्थित है। हमसे पूछा था बाघ गुफाएं कहाँ स्थित है। ठीक है, बाघ गुफाएं, क्या यह मध्य प्रदेश में है, बिहार में, या उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है, तो इसका सही उत्तर होगा कि मध्य प्रदेश में बाघ गुफाएं स्थित हैं। अगर हमसे एग्जामिनर पूछे बाघ गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो ऐसे लिख के पेज पर बता दीजिएगा कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अब देखिए व्याख्या को देखते हैं। हमसे कह रहे हैं कि बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले के कुक्षी तहसील में बिंद पहाड़ी के दक्षिणी ढलानों के मध्य नर्मदा घाटी में स्थित हैं। ये गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, अगर आपसे पूछे बिंद, ये गुफाएं किससे संबंधित हैं, तो ये गुफाएं जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब देखिए यहाँ 9 गुफाएं हैं, बाघ गुफाओं के चित्र अजंता के समकालीन है। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछ रहे हैं भारत के प्रथम बैंकिंग रोबोट का क्या नाम है। देखिए भारत में अगर कुछ एआई से संबंधित प्रथम हो रहा है ना, तो उसको याद कर लीजिएगा। कह रहा है कि भारत के प्रथम बैंकिंग रोबोट का क्या नाम है, क्या लक्ष्मी नाम है। ठीक है, अब देखिए बैंक से संबंध लक्ष्मी ही तो होगा, पूजा नाम है, वरुण नाम है, या परम नाम है। लेकिन परीक्षा में अगर आपको उत्तर नहीं पता है तो आपके विचार जो है ना कई तरीके से चलते हैं, लेकिन हमें ध्यान देना होगा भारत के प्रथम बैंकिंग रोबोट का नाम लक्ष्मी है। जैसे अब रोबोट है तो आप सोचेंगे भाई साहब कोई लड़का का नाम होगा जैसे वरुण होगा। ठीक है, यहाँ हम कंफ्यूज हो सकते हैं, तो हमें ध्यान देना होगा प्रिय विद्यार्थियों, आज हमें ध्यान दे देना होगा कि भारत के प्रथम बैंकिंग रोबोट का नाम लक्ष्मी है। इसे सिटी यूनियन बैंक द्वारा उपभोक्ताओं के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, सिटी यूनियन बैंक द्वारा, मान लीजिए उपभोक्ता है, आपने कोई प्रश्न किया तो उसका उत्तर देने के लिए इसका यूज किया जाता है। पुनः ध्यान से सुनेंगे, अगर हमसे एग्जाम में पूछे कि भारत के प्रथम बैंकिंग रोबोट का क्या नाम है, तो बैंकिंग रोबोट का नाम लक्ष्मी है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न हमारा 25 नंबर का प्रश्न हमसे पूछा ये जा रहा है प्रिय विद्यार्थियों कि हम ये बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक
भारत का प्रथम व्यावसायिक जलीय रोबोटिक ड्रोन है। अब देखिए एआई से संबंधित कुछ भी हो रहा है। अब देखिए अभी हमसे पूछा कि कौन सा प्रथम क्या है, हमसे पूछा कि भारत के प्रथम बैंकिंग रोबोट का क्या नाम है। अब हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत का प्रथम व्यावसायिक जलीय रोबोटिक ड्रोन है। क्या फोकल है, डार्नियर है, आई रो आई रो ट्यूना है या रुस्तम है। तो इसका सही उत्तर होगा आई रो ट्यूना है। आई रो ट्यूना क्या है, तो यह भारत का प्रथम व्यावसायिक जलीय रोबोटिक ड्रोन है। ठीक है, भारत का प्रथम व्यावसायिक शब्द ध्यान रखिए, व्यावसायिक शब्द ध्यान रखिए। ठीक है, व्यावसायिक शब्द को ध्यान रखिए कि भारत का प्रथम व्यावसायिक और जलीय जलीय रोबोटिक ड्रोन कौन है, तो वह आई रोब ट्यूना है। आई रोब ट्यूना है। भारत का प्रथम व्यावसायिक जलीय रोबोटिक ड्रोन का नाम आई रो ट्यूना है। ठीक है, भारत के प्रथम व्यावसायिक जलीय रोबोटिक ड्रोन का नाम आई रोब ट्यूना है। इसे आई रोब टेक्नोल टेक्नोलॉजीज कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, रो ट्यूना, आई रो ट्यूना। बस जान दीजिए ट्यूना नाम बदल दिया गया टेक्नोलॉजीज के स्थान पर। ठीक है, यह ड्रोन 50 मीटर की गहराई तक जाकर चित्र ले सकता है। ठीक है, मान लीजिए जलीय ड्रोन है ना, तो 50 मीटर तक गहराई तक जा सकता है और चित्र ले सकता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है। हमसे पूछा ये जा रहा है प्रिय विद्यार्थियों कि हमें ये बताइए कि निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय सेना द्वारा अक्टूबर 2018 में ऑपरेशन समुद्र मैत्री नाम से प्राकृतिक आपदा के कारण राहत एवं बचाव कार्य चलाया गया। ठीक है, अब हमसे ये पूछा जा रहा है ना कि भारतीय सेना एक देश के साथ मिली और 2018 में ऑपरेशन समुद्री मैत्री के नाम से प्राकृतिक आपदा के कारण राहत और बचाव में कार्य किया। क्या वह इंडोनेशिया के साथ किया ऑपरेशन समुद्र मैत्री? ठीक है, ये देखिए ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास से प्रश्न आता ही है, ऑस्ट्रेलिया से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए ऑपरेशन ऐसे लिख लीजिए कि ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन समुद्र मैत्री। ठीक है, समुद्र मैत्री, समुद्र मैत्री। देखिए परीक्षा 19 में हुई थी है और 18 का करंट पूछा, मतलब एक साल का हमें मोटा मोटा करंट अफेयर तैयार करके जाना है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि अब जैसे मान लिया हम 25 में परीक्षा दे रहा है तो 24 का करंट अफेयर। अब देखिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री अगर हमसे पूछे कि बताइए ऑपरेशन समुद्र मैत्री, ठीक है, जो भारतीय सेना थी किस और सेना के साथ मिलकर प्राकृतिक आपदा के कारण राहत और बचाव कार्य चलाया, तो ध्यान दीजिए इंडोनेशिया के साथ। किसके साथ? इंडोनेशिया के साथ मिलकर भारत ने ऑपरेशन समुद्र मैत्री के द्वारा, ठीक है, प्राकृतिक आपदा के कारण राहत एवं बचाव कार्य चलाया। ठीक है, हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया। अब व्याख्या को देखते हैं प्रिय विद्यार्थी, हमसे ये कहा जा रहा है कि अक्टूबर 2018 में भारत ने इंडोनेशिया के मध्य सुलावेसी प्रांत में भूकंप और सुनामी से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था। कहाँ पे? इंडोनेशिया में भूकंप आया, ठीक है, सुलावेसी प्रांत में। ठीक है, तो ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया। अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के मध्य टेलीफोन वार्ता और अंतर्राष्ट्रीय सहायता हेतु इंडोनेशिया से स्वीकृति मिलने के बाद मानवीय सहायता के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया था। ठीक है, अब देखिए अब कुंभ से प्रश्न पूछ लिया। ठीक है, अब तो ये महाकुंभ है, इससे प्रश्न नहीं पूछेगा। एक प्रश्न पक्का होने वाला है, ध्यान दीजिएगा, कुंभ को तो एकदम अच्छे से तैयार करके जाइएगा। हमसे देखिए यहाँ पूछा क्या जा रहा है कि प्रयागराज कुंभ 2019 से संबंधित निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, मतलब मकर संक्रांति का स्नान कब माना गया। ठीक है, अब देखिए माघी पूर्णिमा कब थी, बसंत पंचमी कब मनाया गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिए एक ऐसे लिस्ट जारी होती है ना, जैसे अभी आपने देखा था पहला अमृत स्नान, ठीक है, जिसको पहले शाही स्नान अब अमृत स्नान की विशेषण दिया गया। ठीक है, 13 जनवरी को। ठीक है, अभी हाल ही में कल हम लोगों ने मौनी अमावस्या को मनाया। ठीक है, 29 जनवरी को। तो इसी तरह हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो 2019 में हुआ उसमें कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, मकर संक्रांति 14 और 15 जनवरी को मनाया गया, एकदम सही है। मौनी अमावस्या 4 फरवरी को मनाया गया, एकदम सही है। ठीक है, अब देखिए देखिए 2019 की बात कर रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात पर। अब देखिए फिर कह रहे हैं बसंत पंचमी कब मनाया गया, तो 10 फरवरी को मनाया गया। ठीक है, माघी पूर्णिमा कब मनाया गया, तो 15 फरवरी को मनाया गया। यही असत्य है क्योंकि माघी पूर्णिमा 19 फरवरी को मनाया गया था। ठीक है, तो एक छोटा सा डेट है,
ठीक है, 5-6 डेट है। अब उसको हम लोग याद कर लिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, इसकी व्याख्या पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, हमसे पूछा जा रहा है कि भाई साहब बताइए कि जनवरी 2019 में आवामी लीग की शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कितनी बार के लिए बनी। ठीक है, कितनी बार के लिए बनी है। ठीक है, कितनी बार बनी के लिए ये शब्द गलत है, कितनी बार बनी। ठीक है, देखिए क्या पहली बार बनी, या फिर तीसरी बार बनी, चौथी बार बनी, ठीक है, पांचवी बार बनी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, चौथी बार बनी है। जनवरी 2019 में आवामी लीग की शेख हसीना, अब देखिए इनकी पार्टी क्या है, आवामी लीग है, ध्यान दीजिएगा। चौथी बार क्या है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनी है शेख हसीना। 1966, 8, 2008, 2014 में प्रधानमंत्री बनी थी। वर्तमान में पांचवी बार 2024 में बनी है और तख्ता पलट हो गया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए अगला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है 29 नंबर का प्रश्न कि हमको ये बताइए कि प्रधान नरेंद्र मोदी ने, देखिए करंट अफेयर का कितना महत्व है। ठीक है, अगर आप मेरी बात को सुन रहे होंगे तो अगर आप करंट अफेयर को इग्नोर कर रहे हैं तो प्रिय विद्यार्थियों जाइए साल भर का करंट लाइए और लेके बैठ जाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, देखिए हमसे कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2018 में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में एक सिक्का जारी किया था। वह है, क्या वह 200 रुपए का सिक्का था, 100 रुपए का सिक्का था, 50 रुपए का सिक्का था या 500 का सिक्का था। तो इसका सही उत्तर होगा वह 100 रुपए का सिक्का था। ध्यान से सुनिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह प्रश्न पुनः पूछ सकता है। 2018 में जब पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में सिक्का जारी किया, वह सिक्का कितने का था, तो आपको बताना होगा कि वह सिक्का 100 रुपए का था। ठीक है, कितने का था, 100 रुपए का था। देखिए व्याख्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2018 में कब जारी किया, 2018 में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में 100 रुपए का सिक्का जारी किया था। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इसे सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न फिर से करंट अफेयर से हमसे पूछा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के शहीद नजीर अहमद ने नवंबर 2018 में आतंकवादियों के साथ लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया, उन्हें मरणोपरांत सम्मानित किया गया। ठीक है अब देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि एक नजीर अहमद थे, शहीद नजीर अहमद, वो जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, आतंकवादियों से लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। हमसे ये पूछा जा रहा है कि उन्हें किस सम्मान से सम्मानित किया गया, क्या शौर्य चक्र से या फिर अशोक चक्र से या फिर महावीर चक्र से या कीर्ति चक्र से। तो अशोक चक्र से। व्याख्या देखते हैं, जम्मू कश्मीर में शहीद नजीर अहमद 2018 में आतंकवादियों के साथ लड़ते हुए अपने बलिदानों का क्या बलिदान दिया, अपने प्राणों का बलिदान दिया, उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। शहीद नजीर अहमद वानी अशोक चक्र प्राप्त करने वाले पहले कश्मीरी हैं। ठीक है, ये कश्मीरी थी, पहले कश्मीरी थी जिन्हें अशोक चक्र मिला, इसलिए पहला ये जो है प्रश्न आ गया जीडीसी में उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। जय गुरुदेव, धन्यवाद।